सभी को नमस्ते। मैं पवन कुमार। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की पहली किताब जो इतिहास से जुड़ी हुई है और उसका दूसरा सेक्शन जिसके अंदर बात आएगी जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज की। इसके अंदर 2 पार्ट रहेंगे, तो हम पहला पार्ट देख लेते हैं और ये रहेगा आपके भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और आपको एक चीज़ और बता दें कि हमने ये जो पहला 2 पार्ट थे जिसके अंदर यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद, भारत के अंदर राष्ट्रवाद किस तरह से पनपा, इनके 7-8 वीडियो तैयार करके डाल दिए थे, तो वो भी आप ज़रूर देखें। और प्ले लिस्ट बना रखी है हमने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, उसके अंदर आप जाके उन सबको देखें। हम प्रयास यही कर रहे हैं कि आप घर पे हो, आपकी विद्यालय अभी नहीं खुली हैं, तो आप इन वीडियो के सहारे अपनी पढ़ाई को यथावत रखें और आपका कोई सुझाव तो डालें, सभी स्टूडेंट तक इसको शेयर करते रहें। चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने टॉपिक के अंदर समझ लिया, बात किसकी करनी है हमको, भूमंडलीकृत विश्व किस प्रकार से बनता है और कैसे ये आज जो हम देख रहे हैं उस तक पहुंचने के बीच में कौन कौन सी स्टेप्स आती हैं। तो सबसे पहली हम चीज़ देखेंगे वो है आधुनिक युग से पहले। आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व किस प्रकार से वैश्वीकृत हो गया, यानी भूमंडलीकृत हो गया, ग्लोबल हो गया, अंग्रेजी के अंदर हम ग्लोबल बोल देते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल हो गया। ये सारी चीज़ें क्या पहले से ऐसी चली आ रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई हैं, आज की स्टेज तक पहुंची हैं। तो हम क्रम से इन चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि बताया कि जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया, व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। लोग काम के लिए, व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे हैं। ये बहुत जब से सभ्यताओं का विकास हुआ है तब से ये संपर्क बना हुआ है। और आज हम अपने जीवन के वैश्विक आपसी संपर्क के बारे में सोचते हैं तो हमें इन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। यानी ये जो आज के संदर्भ में हम चीज़ें सोचते हैं, ये एक क्रम से घटनाओं के दौरान यहाँ तक पहुँची हैं। और इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक आते गए। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री ये घूमते रहते थे, आते जाते रहते थे। किसके लिए? ज्ञान, अवसर, आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए आते जाते रहते थे। कोई परेशान करता था या कोई किसी को शौक था कि मैं इस चीज़ का प्रचार घूम घूम के करूं, तो ये सारी चीज़ों के लिए लोग आते जाते थे। और अपनी यात्राओं में लोग क्या करते थे? चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनूर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े यानी बीमारियों के जो वायरस आज हम देख रहे हैं, कोरोना वायरस आ गया, तो ये पहले भी आते रहते थे। ये बीमारियां जो हैं, इनके वायरस जो है पहले आते जाते। तो ये व्यापारी आते जाते क्या करते थे? चीज़ें भी लाते थे और कोई मूल्यवान मान्यताएं, हुनूर, आविष्कार, कोई चीज़ वहाँ हो रही है वो यहाँ आके देखते थे कि यार यहाँ तो इनको पता ही नहीं है, अपन यहाँ ये चीज़ करते हैं तो अपनी ज़्यादा क्रेज़, अपना इज्जत बढ़ेगी। ये लोग अपने को एक यानी सम्राट के रूप में, मुखिया के रूप में मानेंगे। तो ये सारी चीज़ें चली। यानी 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता, अपने जो सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा है इतिहास के अंदर, कोई सिंधु घाटी सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता तो सिंधु नदी के किनारे जो यानी आज पाकिस्तान में है, वो पंजाब का एरिया है, इंडिया के पंजाब का एरिया है, वहाँ किनारे पे सिंधु घाटी सभ्यता और उसका विस्तार तो पूरे इंडिया के अंदर था। तो इस सिंधु घाटी के अवशेष जो हैं पश्चिमी एशिया तक पहुँच गए। इसका मतलब माल आता जाता था और हजारों साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुंदर में पाए जाने वाली कोड़ियाँ, और एक्चुअल में कोड़ियों को हम यहाँ के संदर्भ में देखें, पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था कोड़ियों को, यानी ये कोड़ियाँ यहाँ आती थी। तो इसका मतलब संपर्क था
चीन और पूर्वी अफ्रीका तक इनकी पहुंच हो रही थी। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी मतलब ढूंढ लिया है लोगों ने, और ये पता लगा कि ये चीज़ें जो हैं कि प्रसारित होती थी। वो एक चित्र दिखाया गया है, इस चित्र के अंदर क्या चीज़ है, यानी कोई एक स्मृति शिला है, इसके अंदर जो खास चीज़ समझने की, यानी एक जहाज दिखा रखा है। तो इसका मतलब समुद्री जहाज़ों का, नावों का बहुत क्रेज था। इससे क्लियर होता है कि लोग यात्राएं खूब करते थे, आते जाते रहते थे, और आने जाने के लिए बताया है जैसे बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती थी, उपकरण की वजह से भी लोग जाते थे, परेशान करते थे कि यहाँ लोग परेशान कर रहे हैं, कहीं दूर चलो, कहीं भी अपने को शांति से अगर रहने का मौका मिल जाए वहीं रहेंगे। अच्छा, हमने वो देखा कि किस प्रकार से पुराने समय से और अब के समय तक धीरे धीरे जो चीज़ें हैं एक जगह से दूसरी जगह से कैसे फैली हैं। सिल्क रूट की बात कर लेते हैं, रेशम मार्ग, बहुत सुना हमने सिल्क रूट, रेशम मार्ग। रेशम का कपड़ा हम पहनते हैं और एक्चुअल में इन रास्तों से होके और इसका व्यापार ज़्यादा होता था, यानी रेशम का व्यापार ज़्यादा हुआ, तो इन रूटों को सिल्क रूट नाम दे दिया गया। यानी आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के बहुत के दूर दूर भागों के बीच में व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क का बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, और ये सिल्क रूटों के रूप में ये प्रचलित हुए। सिल्क मार्ग भी बोल देते हैं इनको। और इन मार्गों से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम, यानी चीनी रेशम, इसको सिल्क के नाम से जाना गया है, ये जाता था, दूर दूर तक जाता था चाइना से। और इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों का पता भी लगाया है। कुछ ज़मीन से जुड़े हुए थे, कुछ समुद्र से जुड़े हुए थे, और ये एक दूसरे देशों को जाते थे, जहाँ ये यानी इन्होंने बताया कि यूरोप और अफ्रीका को भी आपस में जोड़ते थे। और इन मार्गों से बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता था। यानी ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में भी सामने आ चुके थे। यानी ईसा पूर्व है, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि अभी 0 से शुरू होके अभी हम 2021 में हैं, तो इससे पहले भी ये बहुत सारे मार्ग पता लग चुके थे। लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे, बाद में इनका कम हो गया। और अभी भी बहुत सारे सिल्क रूटों के ऊपर कि उन्हीं रास्तों से होकर व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास चाइना कर रहा है। और इसी रास्ते से चीनी पोट्री जाती थी। चीनी पोट्री जो वहाँ यानी मिट्टी से बने हुए बर्तनों का व्यापार उन रास्तों से होता था। और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले ये भी जाते थे। यानी अपने यहाँ का मसाला बहुत फेमस अभी है, पहले भी था। ये मसाला दूर दूर तक जाता था, और वापस में क्या आता था, सोने चांदी और कीमती चीज़ें ये यूरोप से एशिया की तरफ आ जाती थी। अपने यहाँ नहीं था, सोने चांदी का इतना चलन था ही नहीं, यहाँ बाहर से आते थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्यापारी जाते उस टाइम में, पोट्री ले जाते, मसाले ले जाते, रेशम ले जाते, आते सोना चांदी ले आते थे। ये व्यापार चलता रहता था। नहीं, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ चलती थी। और इनके साथ साथ में कुछ ईसाई मिशनरी भी आते गए, कोई आ गया, कोई मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इन्हीं रास्तों से होके आ गए, और बौद्ध धर्म भी इन्हीं रास्तों से होके बहुत सी जगह पे फैला है। तो कुल मिला के बात यही है कि ये सिल्क रूट जो है यानी पूरे विश्व को ग्लोबल करने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। एक पेंटिंग दिखाई गई है, इसके अंदर सिल्क मार्ग को दिखाया है। ये पेंटिंग है जिसके अंदर ये दिखा रखे हैं। लोग बाग आते जाते रहते थे। तो पुराने समय के अंदर ये प्रचलन इतना ज़्यादा हो गया था कि उसके बाद में जब थोड़ा सा सिस्टमेटिक हुआ तो इन सिल्क रूटों के ऊपर कब्जा, इनको बंद करने का, ये सारा काम करने का भी बहुत प्रयास हुआ भी है। तो इतिहास के अंदर हम गहराई से जाएंगे तब समझ में आएंगे। ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक चीज़ और हम देख लेते हैं, भोजन की यात्रा। खाना जो है आज हम यहाँ जो खा रहे हैं, चाहे वो नूडल्स हैं, चाहे वो पास्ता है, इडली डोसा है, सांभर है, बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं। क्या ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ की यानी मूल में थी? नहीं थी, यहाँ की नहीं थी, बाहर से आई हैं। यहाँ की बहुत सारी चीज़ें बाहर, यहाँ का मसाला गया, उन लोगों को मसाले का टेस्ट ही पता नहीं था, लेकिन ये सारी चीज़ें सर्वाइव हुई, फैली है। यानी हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं।
जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे तो जाने अनजाने में कोई नई फसल के बीज बोआते थे, यानी कुल मिला के वहाँ जाके उस चीज़ को ले गए, वो वहाँ उसने यानी फसल प्रारंभ कर दी, तो वो उसी इन्वायरमेंट के अंदर शूट हो जाती, तो ठीक है, नहीं हो जाती तो कोई बात नहीं है। तो बहुत सारी फसलें यहाँ पर उगनी शुरू हो गई, बहुत सारी फसलें बाहर उगनी शुरू हो गई, और दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाली झटकर तैयार होने वाली रेडीमेड जो भोजन है ना, और खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हैं। और इसी के अंदर दो चीज़ों को हम समझ लेते हैं, यानी जो कीटापूर्ति में बनने वाले हैं ना, ये चीज़ें बहुत एक दूसरी जगह से सरवाइव हुई हैं। इसके अंदर एक तो हम समझते हैं स्पेगेटी और एक नूडल्स, इन दो को समझते हैं। लेकिन माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचा है, और वहाँ उन्हीं से यानी नूडल्स से क्या बन गया, स्पेगेटी का जन्म हो गया। ये खाने से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यह संभव है कि पास्ता भी खाने की चीज़ है। अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा। सिसिली इटली का एक टापू है, वहाँ पहुंचा ये पास्ता। तो अब वहाँ का फेवरेट भोजन हो गया, और ये बाहर से पहुंचा, वहाँ अरब यात्री गए उनके साथ। ये चीज़ें जहाज़ों में लेके जाते थे, सामान कुछ बच जाता था, उन लोगों को खिला दिया। तो वही चीज़ है, ये चीज़ें एक दूसरी जगह से गई, बाद में पता लगा यार बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बनती कैसे है। जो साथ गए लोग उन्होंने बना के बता दी कि यार ऐसे बनती है ये चीज़ें। वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई, और इसीलिए हो सकता है कि कहीं यह न जान सके कि हमारा जन्म कैसे हुआ। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन था, उस समय भी लेन देन था। आज तो बहुत भारी लेन देन हो रहा है। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये चीज़ें नहीं थी, बाहर से आई हैं। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में कब पहुँचे, यानी अपने यहाँ कब पहुँचे थे। एशिया के अंदर ये बाहर से आए लोग वाग उनके साथ पहुँचे। एक चित्र भी देख लेते हैं। देखो ये व्यापारी सामान की अदला बदली कर रहे हैं ना, जैसे ये इसके हाथ में कुछ है, ये इसके हाथ में ये मसाले हैं, ये इनको दे देगा और ये इनसे ये कपड़ा ले लेगा, रेशम ले लेगा। कुल मिला के बात क्या है, ये व्यापार जो था सामान की अदला बदली का ही व्यापार था। तो अपने बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, ये यूरोप से यहाँ तक पहुँची हैं, और धीरे धीरे ये उस जगह की बहुत महत्वपूर्ण खाद्य सामग्रियों में हो गई, और ये गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गई जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जगह पे पहुँच गई जहाँ वो पहुँचाने का उनका कोई मकसद नहीं था, लेकिन वो जहाँ जाते थे वो चीज़ें अपने साथ होती थी, साथ चली जाती थी। हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी अमेरिकन इंडियन से हमारे पास आए, वहाँ से यहाँ आई, यहाँ से वहाँ गई। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फर्क आ गया। आज जीवन में बदलाव आएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके स्वास्थ्य को अच्छा कर सकती हैं या बुरा कर सकती हैं। और साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी में आमूलचूल बदलाव आ गया और उनका भोजन बेहतर हो गया, औसत उम्र घट गई। इतना अच्छा काम हो गया। आलू उनके पास नहीं था, आलू बाहर से आया, और आलू खाने के बाद में वो थोड़े तंदुरुस्त रहे, उम्र बढ़ गई। और देखो एक एग्जाम्पल लिया, आयरलैंड के अंदर गरीब काश्तकार तो आलू पर इस प्रकार निर्भर हो गए कि 1840 के दशक में एक बार बीमारी फैली, तो आलू नहीं मिलने के कारण या आलू खराब होने के कारण इतनी समस्या खड़ी हुई कि बहुत सारे लोग मरे, बहुत भूखमरी आई, और क्योंकि वो आलू के ऊपर डिपेंड हो गए थे और आलू अकाल की वजह से कम उपजा। देखो ये चित्र दिखाया है जिसके अंदर बताया करीबन 10 लाख लोग मारे गए थे उस दौरान, आलू नहीं मिला। और ये देखो खेतों के अंदर खुदाई होने के बाद में बच्चे आलू, जैसे अभी जैसे मूंगफली के खेत होते हैं ना, उनके अंदर मूंगफली निकालने के बाद में वापस अपन जाते हैं, थोड़े थोड़े निकाल लेंगे भी, चलो कुछ तो बची हुई होंगी। तो ये कभी शौक की बात है, लेकिन उस टाइम में अपने को ये मान के चलो सरवाइव करने के लिए, जिंदा रख पाने के लिए ये किस प्रकार से संघर्ष करे। 10 लाख लोग मारे गए थे उस समय। कहाँ पर? आयरलैंड में। अब बात कर लेते हैं हम वीजे, बीमारी और व्यापार की। हम बात क्या कर रहे हैं, विश्व ग्लोबल किस प्रकार हुआ, यानी पूरे विश्व के अंदर एक यानी
नज़दीकी कैसे बनी, उसके लिए हमने जैसे देखा सिल्क रूट के माध्यम से और व्यापारियों के माध्यम से, उसके बाद में खाद्य पदार्थ आए। इसी संदर्भ में हम देख लेते हैं विजय, बीमारी, व्यापार, ये सारी चीज़ें भी इसको प्रभावित करती है। यार 16वीं शताब्दी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया, वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका भी पहुंचे। अमेरिका पहुंचे थे, पता है आपको कौन पहुंचे थे अमेरिका? कोलंबस। और बाहर कौन आया था? वास्को डी गामा, पता है सभी को। और जो पूर्वी आधुनिक विश्व है बहुत छोटा सा दिखाई देता है। अब उनको यूरोप वालों को लगा यार अपने तो थोड़े से एरिया में ही है, दुनिया तो यहाँ है। और इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान और ज्ञान परंपरा एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इन इलाकों का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की ओर मुड़ने लगी। तो कंप्लीट यानी सेंटर क्या था? यूरोप था। उन्होंने एशिया के अंदर भी व्यापार को बढ़ाया, उन्होंने अमेरिका के अंदर भी बढ़ाया, अफ्रीका के अंदर बढ़ाया। यहाँ से चीज़ों को वहाँ ले जाते थे, वहाँ से यहाँ लाते थे। कुल मिला के उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग करके, और उनको तो सिर्फ व्यापार से मतलब था। ये बीमारियाँ और ये जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही उनसे कोई मतलब नहीं था। अपनी खोज से पहले लाखों सालों से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहा था, यानी वो एकदम कटा हुआ था। उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और खाद्य पदार्थ, हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। यानी यूरोपियों का जीवन बदल गया। अमेरिका की खोज हुई, अमेरिका के अंदर इतनी सारी संपदाएं थी, इतना सारा खाद्य पदार्थ उपजता था, और उनके ऊपर जब यूरोपियों का कब्जा हुआ तो बहुत उनको लूटा। और देखो ये बताया, आज के पेरू और मेक्सिको के अंदर जो खाने में कीमती धातु निकल रही थी, चांदी निकला, सोना निकला, तो ये सारे वहाँ से आके कहाँ आए? यूरोप में आए। बाद में इन्होंने एशिया के राजा महाराजाओं को इनको दिया, बदले में उनसे पूरे व्यापार का ठेका ले लिया। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से, यूरोप में किस्से चलते थे कि यार उस देश के अंदर तो पूरा सोना भरा पड़ा है, चांदी भरी पड़ी है। और एक किंवदंती बताते हैं कि बदौलत वहाँ के लोग अल डोरिडा, ये दक्षिणी अमेरिका का एक स्थान है, को सोने का शहर मानते थे। उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान भी शुरू हुए। तो कुल मिला के बात यही है कि वहाँ उन संपदाओं को लूटने का प्रयास हुआ। हम बात क्या कर रहे हैं? हम तो यही कर रहे हैं ना, ग्लोबल कैसे हुआ? चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाई, वहाँ से संस्कृतियाँ अदला बदली हुई, लोग बाग आज के परिवेश में आए, उसके पहले ये सारी घटनाएं जिम्मेदार रही है। यानी 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था और उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर ही नहीं जीतती थी। अब एक चीज़ खास थी, हथियार तो थे ही थे, इनके पास बीमारियों के वायरस भी जा रहे थे। चेचक का एग्जाम्पल बताया है। ये स्पेनिश सैनिक और अफसरों के साथ अमेरिका में पहुंचे। और ये जो लोग थे यूरोप के, यानी ये जो गए थे, ये तो प्रतिरोधक थे और वहाँ वाले अमेरिका वाले प्रतिरोधक नहीं थे, यानी उनके अंदर एंटीबॉडी नहीं थी, क्योंकि वो तो सेपरेट रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से सेपरेट रहे हैं। और यूरोप के जो लोग गए थे वो चेचक के प्रति यानी क्या थे, उनके अंदर एंटीबॉडी बने हुए थे, प्रतिरोधी थे। एक बड़ा हथियार वो लेके गए और इससे विजय प्राप्त की उन्होंने। और इन नए स्थानों पर चेचक बहुत मारक साबित हुआ। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो ये बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। यहाँ यूरोपीय लोग जहाँ नहीं पहुँचे तो वहाँ भी इसको चपेट में ले लिया और इसने पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। और इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान हो गया। वो डरने लगे, यार इनके पास तो हथियार नहीं, ये तो बीमारी भी ऐसी ऐसी लेके आए, पूरे महाद्वीप को खत्म करने में लगे हुए हैं। यानी बंदूकों को तो खरीद कर या छीना झपटी करके इनसे तो निपटा जा सकता था, लेकिन चेचक जैसी बीमारी से कैसे निपटा जाए, ये बड़ी समस्या है। ये बात हम विजय की कर लेते हैं। ये विजय कर रहे थे, हथियारों से विजय कर रहे थे, बीमारियों से भी कर रहे थे। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ बढ़ गई थी, बीमारियों का बोलबाला था, धार्मिक टकराव बढ़ गया था, धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था।
कुल मिला के यूरोप की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एशिया के बहुत सारे देशों का खोज कर ली, अफ्रीका के देशों की खोज कर ली, अमेरिका की खोज कर ली, वहाँ चले गए, भाग गए, वहाँ धंधा करने लगे, बहुत सारे लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दिया। इससे यूरोप का काम चल गया। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़े गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाता, यानी अफ्रीका से लोगों को पकड़ते, गुलाम बनाते, उनको भेजते थे, अमेरिका में भेजते थे। अमेरिका में इनको शिफ्ट कर दिया। देखो ये चित्र दिखा रखा है ना, जैसे ये महिलाएं खड़ी, गुलाम में सब अच्छे अच्छे कपड़े पहना के खड़े करते थे, ये सारे इनको बढ़िया कपड़े पहनाते थे, रेट अच्छी मिले। और ये खरीदार है कोई, ये इनकी रेट लगा रहा है, मोल भाव कर रहा है। तो ये बताया इसने कि 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों गिना जाता था, लेकिन बाद में हालत ख़राब होती गई। एशिया व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा, एशियाई व्यापार में। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और वह दुनिया से अलग थलग हो गया। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर हो गया। बाद में इधर पहले स्टार्टिंग में इधर था, सिल्क रूट वगैरह चल रहा था, इधर से सामान आ जा रहा, लेकिन बाद में जब अमेरिका की खोज हो गई तो अफ्रीका से लोगों को वहाँ शिफ्ट करते, सस्ते में काम करवाते। ये सारा काम इतना सिस्टमेटिक हुआ। उन सब कामों से उनके उपनिवेश बढ़े, उनकी संपदाएं बढ़ी। लेकिन बात किसकी है? बात है भूमंडलीकरण की। तो पूरा विश्व ग्लोबल हो गया और ये सारी घटनाएं उसके अंदर जिम्मेदार थी। इसके बाद में हम अगले वीडियो के अंदर अन्य चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इसके ऊपर अपनी राय दें, आप इसको पूरा समझें, सभी तक शेयर करें। और आप का कोई इससे हटके भी कोई सुझाव है कि सर इस टॉपिक के भी वीडियो हमारे को भेजें, तो आप बताओ, हम कोशिश करेंगे आपको इन निकट परिस्थितियों में जानकारी हर तरह की पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। जब भी समय मिलता है तो हम वीडियो तैयार करके भेजेंगे। तो आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लें, पुराने जो जुड़े हुए हैं उन सभी का शुक्रिया। फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।